कोई फॉर्मूला लगाया? मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया? मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया? नहीं लगाया ना। तो बिना मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए मैं यहां पर ये कंफर्म कर पा रहा हूं ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है। तो मेरे बच्चे आपको भी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ऑप्शनल एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके अंदर और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आप सीखने वाले हो। और कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल एक्सरसाइज के जो बहुत से बच्चे लेंथी वे में करते हैं, उसमें टाइम बहुत लगा देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे आप विद इन सेकेंड्स उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, जिसमें आपको 5 से 6 मिनट लग जाते हैं करने में, इवन के मोर देन दैट। कई बार 10 मिनट बच्चा लगा देता है उस क्वेश्चन को करने में, बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप वो क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। क्योंकि जैसे आपको ये पता है यार, ये वाला चैप्टर जो चैप्टर 7 है ये टर्म 1 सिलेबस में है। तो टर्म 1 के आपके जो क्वेश्चंस है वो सारे एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, अब वो मेथड तो उसको दिखाना नहीं हमने एग्जामिनर को, हमने तो ये देखना है कि हमारा सही आंसर कैसे निकलेगा, कितनी जल्दी निकलेगा। तो इसलिए शॉर्टकट सीखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से इस लेक्चर को आपने देखना है, कंप्लीट देखना है। सभी 8 क्वेश्चंस में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, राइट। तो इससे पहले इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है वो हम सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। 7.1, 7.2, 7.3, ठीक है। 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है, 7.2 आपकी सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है और 7.3 आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड है। और एक मैं एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको करवा चुका हूं, दैट इज सेंट्राइड फॉर्मूला, जो आज फिर से डिस्कस होगा ऑप्शनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो देखें जरा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रेशो in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A and B। इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जो आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A एंड B, इनसे जो लाइन सेगमेंट AB आ रही है आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दी AB, जो 2, -2 और 3, 7 पॉइंट को ज्वाइन करके आ रही है, दैट इज AB। अब ये लाइन सेगमेंट किसी दूसरी लाइन के द्वारा डिवाइड की जा रही है, तो मैं वो लाइन यहां पर ऐसे बना रहा हूं, दिस इज अनदर लाइन। तो ये रफ डायग्राम है, ऐसा आप समझने के लिए बना सकते हैं। तो दिस इज द लाइन जो AB को डिवाइड कर रही है किसी रेशो में, तो रेशो हमें मालूम नहीं है और पॉइंट ऑफ डिवीजन हम P मान लेते हैं। अब रेशो कैसे फाइंड करते हैं, तो भाई 7.2 में तो हमने ये बहुत डिटेल में सीख रखा है, हाउ वी कैन फाइंड द रेशो। तो यहां पर आपको रेशो सबसे पहले लेट कर लेनी K:1 और आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकाल देने जो कि K में आएंगे। फिर आप सोचेंगे सर उन कोऑर्डिनेट्स का क्या करें। मेरे बच्चे, ये जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है AB को, इस लाइन का इक्वेशन तो आपको पता है, व्हाट इज दैट? इट इज 2x plus y minus 4 equal to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज डिवाइडिंग AB। तो जब आप P के जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, वो वाले कोऑर्डिनेट्स आपने यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं x और y की जगह। वो इसलिए क्योंकि यार ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली कोई लाइन पॉइंट्स की ही बनी होती है। एवरी कर्व कंसिस्ट ऑफ इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स। तो उसमें से आपको एक पॉइंट यहां पर ये पता चल गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए K में, वो आप पॉइंट इसमें पुट कर सकते हो। क्योंकि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते ही हैं, क्योंकि वो उसी के पॉइंट्स होते हैं, वो उसी के सॉल्यूशन होते हैं, उन्हीं पॉइंट से वो लाइन बनी होती है। तो इसका मतलब लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है वो उसकी इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करता ही करता है। तो आप x और y की जगह उस पॉइंट को पुट कर सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स को वहां पुट कर सकते हो। बस यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो रेशो आपकी ऐसे आ जाएगी, देखो ध्यान से। सबसे पहले बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या है, सब डिटेल में बता रखा है। तो आपको मैंने सिखाया था यार, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले कोऑर्डिनेट से इंटू कर दो और राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले कोऑर्डिनेट से इंटू कर दो। 2 बार ऐसे करना है, एक बार आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए करना है, एक बार सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए करना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं P के कोऑर्डिनेट्स। तो ये मेरे पास आ गया 3K + 2 डिवाइड बाय K+1, रेशो का सब। सेकंड वाले कोऑर्डिनेट के साथ सेम चीज, 7K
-2 डिवाइड बाई k + 1। तो व्हाट इज दिस? कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, जो एक ही स्टेप में आपने निकाल ली। अब पेपर MCQ है तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चंस करने। तो ये भैया ये जो कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले p के, इसको कहाँ पुट करने? जैसे मैंने बताया ये पॉइंट p जो है इस लाइन के ऊपर तो बैठा ही हुआ है, तो इस पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो भाई x और y की जगह इनको पुट कर दो, तो ये पहला x की जगह और ये दूसरा वाला y की जगह, बस इतना सा काम करना है, k आ जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे मैं लाइन लिख रहा हूँ 2x + y और इसका 4 मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए। 2 व्हाट इज x? ये k वाला, इट इज 3k + 2 डिवाइड बाय k + 1 प्लस y, व्हाट इज y? ये पूरा 7k - 2, 7k - 2 डिवाइड बाय k + 1। तो x और y की जगह हमने उस इक्वेशन में पॉइंट डाल दिया, इक्वल टू 4 चल रहा है, चलने दो। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया क्लास 6-7 का, आप इसको सॉल्व कर लो, k का वैल्यू निकालो, बहुत सिंपल है। k + 1 एलसीएम आ जाएगा, वो जो एलसीएम आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 की तरफ, वो 4 से इंटू हो जाएगा और सारी ब्रैकेट्स ऊपर सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बनने वाला आपके पास 6k + 4, ठीक है। इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 7k - 2 ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड में जो k + 1 है ये कॉमन एलसीएम लेने के बाद राइट साइड में मल्टीप्लाई हो चुका है, तो यहां पर आने वाला है मेरे पास 4k + 4। डन। व्हाट इज k? 7k, 6k, सर 13k, वहां से 4k इधर आया, -4k, वहां पर 4 था, 4 में से 2, वो 2 उधर गया, -2, यहां पर आपके पास 9k और यहां पर 2, तो भैया k का वैल्यू कितना आ रहा है? यहां लिख रहा हूं मैं, तो k का वैल्यू मेरे पास आ गया, व्हाट इज दैट? 2/9। तो जो k का वैल्यू आता है वही रेशो होता है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो 2:9। दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सिर्फ आपको यहां पर यही सीखना है कि जो p निकल रहा है वो इक्वेशन में पुट करना है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट और आपको सिखाना चाहता हूं। समटाइम वो ये भी बोलेगा कि चलो आपने रेशो तो फाइंड कर ली, अब ये जो p है ना, पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो। तो वो तो बहुत सिंपल हो गया, रेशो तो आपने फाइंड कर ली k:1, जो कि आ गई 2:9। तो 2:9 रेशो को लेते हुए कोऑर्डिनेट्स a और b पहले से पता है, तो फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपको k का वैल्यू मिला है 2/9, भाई वो यहां पुट कर दो, ये जो p के कोऑर्डिनेट्स निकाल रखे हैं। अब क्योंकि ये रेशो फ्रैक्शन में आई है ना, तो इसलिए मैं यहां पुट करना सजेस्ट नहीं करूंगा, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। इट्स अ बेटर कि आप वापस ये डायग्राम बना के सेक्शन फॉर्मूला लगा के p के कोऑर्डिनेट्स निकालो, जो जल्दी निकलेंगे। देखो कैसे, मैं यहां पर फिर से ए बी बना रहा हूं आपके लिए। देखो यह आपका a था 2 - 2 और आपका b था 3 7, ठीक है बेटे। रेशो क्योंकि आपको पता चल गई, व्हाट इज द रेशो? 2:9। तो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डायरेक्टली? यस, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। 2 × 3 सर 6, 9 × 2 सर 18, डिवाइड बाय रेशो का सम दैट इज 11। ये जल्दी आएगा आंसर, ठीक है, इससे जल्दी आएगा आंसर। पुट करोगे ना 2/9 वहां पर k की जगह, कैलकुलेशन करोगे, टाइम लगेगा, फ्रैक्शंस हैं, कई बार बच्चे एलसीएम लेने में गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो देखो 2 7 जा 14, 9 2 जा 18, डिवाइड बाय रेशो का सम, तो कितने आ गए सर? ये आ गया ऊपर 24 डिवाइड बाई 11, सर ये आ गया -4/11। दैट्स ऑल। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाला जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये करवा दिया। इसको अपने आराम से अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग। पॉइंट्स आर कोलिनियर, बताइए एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे ही पॉइंट्स आर कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आता है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, कभी चेक करना होता है, कभी प्रूव करना होता है, कभी कोई कंडीशन बनानी होती है, तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले में, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हमने कोलिनियर के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर रखी है कि 2 का सम तीसरे के इक्वल आता है, यानी सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इक्वल टू थर्ड वन। तो वो भी कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन है, बट दैट इज वेरी लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग। आपको हमेशा इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल से करना है। कैसे करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल से करना है। देखो मैं यहां आपको करके बता रहा हूं। एज द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो यू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू व्हाट? 0। तो भाई बस यही लेके चलना है, देखो कितनी जल्दी आप रिलेशनशिप बना पाएंगे। हाफ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं, ये 0 से वैसे अभी कैंसिल हो जाएगा। तो हेयर व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? क्या है आपको सिखा रखा है मैंने। पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखो किसी भी पॉइंट का, जैसे मैंने x लिख लिया, और माइनस किसको करना है? जो 2 पॉइंट बच गए उनके सेकंड कोऑर्डिनेट्स। ये पूरा मैंने डिटेल में करवा रखा है 7.3 एक्सरसाइज में, पूरा डिटेल में करवा रखा है।
तो वो लेक्चर आपने जरूर देखना है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है अच्छे से। कोलिनियर पॉइंट कितनी जल्दी हम चेक कर सकते हैं, कोई रिलेशन बना सकते हैं। तो x लिखा, फिर मैं लिखा 2 - 0। अब हो सकता है कई बच्चों को पता नहीं चल रहा होगा सर ये 2 - 0 आप कैसे लिख रहे हो, तो भाई वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा। उसके बाद आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया सेकंड पॉइंट का, फिर मैंने माइनस करना है 0 और y को। फिर मैं लिखना है 7 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है थर्ड पॉइंट का, फिर मैंने माइनस करना है y और 2 को। दैट्स ऑल। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, उस तरफ 0 है, 1/2 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड वगैरह यहां से पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, मॉड हटा सकते हैं, आपके पास एक रिलेशनशिप आ जाएगा। इट इज 2x - y प्लस 7y माइनस 14, दैट्स ऑल। 2x प्लस 7y, सर ये y 14 को उधर ले जाओ, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। सर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके 14 को कैंसिल कर दो, यहाँ 7 बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 7। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y व्हेन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। आते समझ, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करना है जब कोलिनियर पॉइंट की बात हो रही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। इसी तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको बता रहा था कि बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, टाइम लग जाता है भाई, ट्रेडिशनल मेथड से करोगे टाइम लगेगा आपको। लेकिन आज जो मैं आपको टेक्निक सिखाने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को आपने शॉर्टकट कैसे करना है, इस टेक्निक से, इस मेथड से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आपके आंसर्स विद इन सेकेंड्स निकल रहे होंगे, विद इन सेकेंड्स। और कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आपको एक ही चीज की जरूरत है, ग्राफ पेपर की। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे हमने सारी चीजें मैनेज करनी है और हमने जो आंसर्स है ऐसे ग्राफ पेपर से ढूंढ लेना है। ट्रेडिशनल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बताऊं इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो। कह रहा है फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल जो इन 3 पॉइंट से पास कर रही है। डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर एक सर्कल है मेरे पास और मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। तो ये तीनों पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, तो ये सेंटर मेरे को फाइंड करना है। तो मैंने यहां पे लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला OA OB OC, ठीक है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ऐसे ही किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड से। अगर ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आता ना, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने सेंटर फाइंड किया, तो फिर आप एग्जाम में ऐसे ही करते हो मोस्टली। लेकिन इसी क्वेश्चन को अब मैं ग्राफ पेपर पे लेके जाऊंगा और विद इन सेकंड्स आंसर आ रहे होंगे। अब इस वाले मेथड से हम क्या करते हैं, जैसे तीनों को इक्वल रख लिया, तो पहले मैं ले लूंगा OA इक्वल टू OB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने कुछ लेड किए होंगे, तो मेरे पास अल्फा बीटा, मानो सेंटर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा में कुछ रिलेशनशिप आ जाएगा। फिर मैं OB OC को इक्वल लूंगा, फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर सिंप्लीफिकेशन करूंगा, फिर अल्फा बीटा में कोई रिलेशन आ जाएगा, फिर उनको आपस में सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ऐसे ही करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे करेंगे, आपने जो सेंटर फाइंड करना है सर्कल का, विद इन सेकंड्स निकलेगा, विद इन सेकंड्स। देखो कैसे, मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, ये जो आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो पहले, ठीक है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट जैसे मेरा 6 - 6 है, तो ये ग्राफ पेपर है, इस पे आप ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। यहां कहीं मैं ओरिजिन कंसिडर करता हूं, दिस इज माई ओरिजिन, और यहां पर मैं मान रहा हूं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट, एक्स एक्सिस 6 एंड -6, ठीक है, ओरिजिन ठीक है ये वाला। तो आपके पास ग्राफ पेपर बस होना चाहिए, यू मस्ट हैव ग्राफ पेपर। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हो ना, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हो, आप किसी भी क्लास में हो, आप 10th में हो, आप 11th में, आप 12th में हो, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हो, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्राफ कॉपी अपने पास रखो। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, उसको ज्योमेट्रिकली करने की कोशिश करो, आपको आंसर विद इन सेकंड्स नजर आएंगे। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में होने वाला, ये मैंने ओरिजिन कंसीडर कर लिया, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 6 - 6। तो ऐसा रखता हूँ यार, ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। दूसरा मेरा -6, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा -6, नीचे आना, ये 2, 4 और 6। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 - 6, ठीक। दूसरा पॉइंट मेरा B, 3 - 7, तो 1, 2 एंड दिस इज 3 -7, नीचे 2, 4, 6, 8, यहां पर होगा कहीं पर -7। तो मेरा B कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 - 7। तो 2 पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दी। अब ये प्लॉटिंग में आपको कितना टाइम लगेगा ग्राफ पेपर पे, अरे भाई 3-4 सेकंड्स में ये प्लॉटिंग हो जाएगी आपसे। ग्राफ पेपर तो आपके पास होगा ही, स्केल होगा आपके पास, सब कुछ है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दी। उसके बाद थर्ड वाला मेरा 3, 3, तो 1, 2, 3, 3, फिर 3 ऊपर, 2, 4, यहाँ पे 3 आ गया। दिस इज थर्ड पॉइंट C एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स 3, 3।
मेरे बच्चे इसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट में से किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो। जैसे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। आप ये ज्वाइनिंग स्केल से करेंगे, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा आपके पास। आपने स्केल से ज्वाइन करना है। और फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में सीख रखा है कि जब कभी भी इस तरह से 2 लाइन सेगमेंट के, जैसे 3 है ना नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये, तो कोई भी 2 लाइन सेगमेंट जब आप बनाते हैं और अगर आप इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, तो जहां ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, अरे भाई वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है और वो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रही होती है और ये तीनों डिस्टेंस ऐसे इक्वल होते हैं। इस तरह से कुछ डायग्राम बनता है। यह आपने क्लास 9th में सीख रखा है, वही चीज मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। क्या किया, तीनों पॉइंट्स को मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, 2 मैंने ऐसे कॉर्ड्स बना दी, सेगमेंट्स बना दी। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों सेगमेंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देने। तो बिल्कुल आराम से आप इनके बाइसेक्टर बना सकते हैं। एक इधर से आ जाएगा, मानो एक बाइसेक्टर ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपने तो ये बाइसेक्टर कैसे बनाना है, आपने बाइसेक्टर बनाना है कंपास से। यू मस्ट हैव कंपास। तो ऐसे कुछ बाइसेक्टर आपका आएगा, यहां ये बाइसेक्टर मीट कर रहे होंगे, यही सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो वो जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसमें जितना टाइम लगेगा उससे 3-4 गुना कम टाइम लगेगा ऐसे सेंटर फाइंड करने में। बहुत जल्दी आप सेंटर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए, कंपास स्केल सब होना चाहिए, तो आप आराम से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। आधे समझ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है अपने ग्राफ पेपर पर, जरूर इसको प्रैक्टिस करना। इसी क्वेश्चन को हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर ग्राफ वाला मेथड आपको बेस्ट लगता है उसी से करो। उसमें आपको लग रहा है ग्राफ आपसे अरेंज नहीं हो पा रहा है, कंपास नहीं है, तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी इसको आप सीख लो। देखो यहां पर आपके पास 3 पॉइंट्स थे जहां से सर्कल पास कर रही है। पहला पॉइंट आपका 6 - 6, सेकेंड पॉइंट आपका 3 - 7 एंड द थर्ड पॉइंट इज 3 and 3। सेंटर मिसिंग था, सेंटर को लेट करो। लेट सेंटर, जिसका नाम आप रख लो O और इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा ले लो, ठीक है। तो लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी अल्फा बीटा। अब यहां पर आप लिख सकते हो सर OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC, दैट यू कैन राइट। अब यहां से आपको पेयर्स लेने हैं, OA OB लो एक बार, या फिर OB OC लो, या फिर OA OC लो। पहला एक पेयर उठाओ, 2 बार ऐसा आपको करना होगा। अब यहां पर जो फर्स्ट आपको पेयर लेना है बड़ा सोच समझ के लेना है। अब देखो यहां पर ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, पहले उन 2 पॉइंट्स को लो जिनमें कुछ कोऑर्डिनेट कॉमन दिख रहा है आपको। जैसे A और B पॉइंट्स को अगर मैं यूज करता हूं पहले, तो इसमें मुझे कुछ पॉइंट कॉमन नहीं दिख रहा, यानी कोई कोऑर्डिनेट कॉमन नहीं दिख रहा। तो हमेशा आपको वो 2 पॉइंट्स पहले यूज करने हैं जिसमें कोऑर्डिनेट्स आपको कॉमन दिख रहे हैं। इससे ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन एक तो बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी, कम टाइम लगेगा। अब रैंडमली आप कुछ भी ले लोगे ना, सपोज करो आपने एक बार OA OB ले लिया, सोचा कुछ नहीं, वैसे OA OB ले लिया, तो भाई यहां से आपको बहुत टाइम लगने वाला है OA OB से। मैं बताता हूं क्यों। फिर मानो दूसरी बार आपने OA OC ले लिया, ले तो सकते हैं, OA और OB ले सकते हैं, OA और OC ले तो सकते हो, बट टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं टाइम ज्यादा लगेगा? मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अगर मैं B और C पॉइंट को लूंगा, यानी OB और OC को लूंगा, तो मेरे पास अल्फा और बीटा में से एक टर्म वैसे ही डिलीट हो जाएगी। अब मैं करके बताता हूं कैसे डिलीट हो गई। बहुत से बच्चे OB OC लेते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, एक बार OA OB ले लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, एक बार ले लेंगे OA OC। अगर आप ये वाले पेयर 2 लोगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप इन दोनों में से कोई एक पेयर लो, लेकिन ये वाला पेयर जरूर लेना है, OB OC। OB OC जरूर लेना है। मैं क्यों बोल रहा हूं OB OC जरूर लेना है, क्योंकि यार इस B और C में ना मेरे को 3 देखो सेम दिख रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम दिख रहा है, तो यहां पर बहुत आसान काम होने वाला है। अब देखो मैं करके दिखाता हूं। मैंने लिया OB OC, स्केयरिंग कर दिया मैंने। डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने आपको सिखा रखा है, स्केयरिंग वगैरह कर लिया करो, रूट लिखने की जरूरत नहीं होती, जो डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट होता है, स्केयरिंग पहले ही कर ली। अब मैं यहां पर OB डिस्टेंस को फाइंड कर रहा हूं। ये बच्चे मेरा O, ये मेरा B, मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, स्केयर अल्फा -3 का स्केयर, फिर सेकंड सर बीटा और 7, देखो बीटा और 7, ये हो गया OB स्केयर। अब मैं OC फाइंड कर रहा हूं, O एंड C, क्या हुआ मेरा अल्फा -3 का स्केयर, फिर क्या हुआ बीटा और 3, बीटा -3 का होल स्केयर। अब मैं क्यों बोल रहा था आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेने, आपको OB OC लेना है? अरे भाई ये देखो अल्फा -3 का होल स्केयर, अल्फा -3 का होल स्केयर हुआ ना कैंसिल, बीटा आपको बिल्कुल आराम से मिलने वाला है यहां पर।
तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाओ तो ऐसे पेयर लो, अगर उनमें कोई कोऑर्डिनेट आपको कॉमन दिख रहा है वही वाला लेना है पेयर आपको। तो मैंने बी और सी पॉइंट्स को पहले लिए। आई होप आप इस चीज को समझ गए हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास दो टर्म्स बच रही है ना, बीटा प्लस 7 का होल स्क्वायर और बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें भी बच्चे टाइम ज्यादा लेते हैं। कैसे? होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। होल स्क्वायर नहीं ओपन करना भाई, यहां स्क्वायर तो पहले ही बने हुए हैं, स्क्वायर को कैंसिल कर दो ना, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल कर दो। देखिए यहां पर बीटा प्लस 7 और यहां पर बीटा माइनस 3, दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेकिन जब भी आप इवन पावर को कैंसिल करते हो आपको पता है यार प्लस माइनस का ऑप्शन आता है, तो इसलिए यहां पर प्लस माइनस ऐसे लिख लेना है। कोई चीज इनवैलिड अगर आती है, कोई केस एक लेंगे प्लस या माइनस का, अगर कुछ इनवैलिड आती है उसको तो छोड़ देंगे, बट पॉसिबिलिटी तो लेनी है ना कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जैसे आपको सिखा रखा है यार एक्स स्क्वायर अगर 4 के बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर के बराबर है, तो भैया एक्स किसके बराबर होता है? प्लस माइनस 2 होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए यहां पर मैंने स्क्वायर हटाया दोनों का, तो यहां पर मैंने प्लस माइनस लिख लिया। अब मैं दो केस लूंगा, एक बार मैं प्लस के साथ ले रहा हूं, तो बीटा प्लस 7 इज इक्वल टू बीटा माइनस 3। ये क्या किया मैंने? प्लस वाला केस लिया। तो देखो बीटा बीटा मेरा कैंसिल हो गया, तो 7 किसके बराबर आ रहा है? माइनस 3। तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसलिए प्लस वाला केस नहीं चलेगा, मेरा माइनस वाला केस आएगा। तो यहां पर मेरे पास जो रिलेशन बनेगा वो ये माइनस वाले के साथ बनेगा। बीटा प्लस 7, यहां मैंने माइनस वाला केस अब लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो बीटा आपको मिलने वाला है। तो माइनस बीटा इट इज प्लस 3, बीटा इधर ले जाओ 2 बीटा, 7 उधर ले जाओ सर -4, राइट? -4 हो जाएगा, तो बीटा इज -2। तो भाई बीटा मेरा -2 आ भी गया। कौन सा पेयर लेना है वो भी बहुत मैटर करता है। इन कॉन्सेप्ट को सीखो अच्छे से। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे टाइम लग जाएगा जो कि विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। चलिए ये तो हमने बीटा निकाल लिया। अब आप ओ ए ओ सी लो या फिर ओ ए ओ बी लो, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी लो, ठीक है? तो मैं ओ ए और ओ सी लेता हूं, लेट अस एंजॉय। बी मैंने फिर छोड़ दिया, उसमें 7 है, 7 बड़ा नंबर है, तो मैंने ओ ए और ओ सी लिए, ठीक है? ओ ए और ओ सी, स्केयरिंग बोथ साइड, ओ ए स्केयर एंड ओ सी स्केयर। चलिए हाउ यू कैन फाइंड दिस ओ ए बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसमें आएगा अल्फा ए का पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 6, ठीक है? फिर आएगा बीटा ए का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? -6, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ओ सी, इसका अल्फा सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 3 है ना दोनों के, तो 3 लिख दो यहां पर आ गया बीटा -3। डन। अब क्या करो, होल स्केयर नहीं ओपन करने की जरूरत है यहां सबके होल स्केयर नहीं करना है, आपने बीटा फाइंड कर लिया हुआ है। यू नो द बीटा, व्हाट इज बीटा? सर इट इज -2। तो पहले आप बीटा का वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो अल्फा -6 का होल स्केयर, बीटा इज -2। पहले आपने बीटा पुट करना है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कैलकुलेशन, लेट अस एंजॉय। इट इज -2, करो सिंप्लीफाई। तो अल्फा -6 का स्क्वायर और अल्फा -3 का स्क्वायर, इनको एक तरफ ले जाओ, ठीक है ना? ये मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में 7.1 में भी सिखा रखा है। अल्फा अल्फा वाली टर्म को एक तरफ लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको एडजस्ट करना है। मैं बताता हूं अभी कैसे। देखो अब इसका पहले कर लेते हैं। 6 में से 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को इधर ले आया -7, 2 एंड 3 5, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ हो गया +25। अब यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसको पूरे को ए बोल दो, इस पूरे को बी बोल दो। इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ होने वाला आपके पास ए प्लस बी और यहाँ होने वाला आपके पास ए माइनस बी। तो साइन चेंज कर लेना, बस ये ध्यान रखना। 25 में से 16 सर जी 9। अब देखो यहाँ पर भी अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया। होल स्क्वायर ओपन करने, होल स्क्वायर ओपन करते फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, है ना? स्केयर कैंसिल करने हैं, 2ab वाली टर्म को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर ये वाला लगाने से ये कैंसिल हो जाता है। ये सब सिखा रखा है मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले में, उसको जरूर देख लेना, ठीक है? 7.1। 6 में से 3 सर जी 9, 6 में से 3 सर 3 9, सर इस 3 ने इस 9 को काटा 3, है ना? कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो रही है। तो 2 अल्फा माइनस 9, 2 अल्फा माइनस 9 इज इक्वल टू 3, राइट? माइनस भी था, यहाँ माइनस ले जाओ, तो 2 अल्फा फिर -9 उधर जाएगा +9, फिर होएगा यहाँ पर आ जाएगा 6, तो अल्फा आ गया 3। तो भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले? अल्फा 3 और बीटा आया था -2। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करते आ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए,
अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन को आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है जैसे आप करते आए हो, जिसमें मेरे को 5 से 6 मिनट लगे, या फिर आपको ग्राफ मेथड से करना है जिसमें आप विद इन सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। दैट यू हैव टू डिसाइड। प्रैक्टिस करो, मेरा तो ये सजेशन है, प्रैक्टिस करो, ग्राफ पेपर लेकर क्वेश्चंस बड़ी जल्दी बड़े आराम से निकल जाएंगे, विद इन सेकेंड्स निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके भी दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो इसको मैं ग्राफ पेपर पे करूंगा, ऐसे विद इन सेकेंड्स आंसर आएगा, दूसरा यही टेक्निक जो डिस्टेंस फॉर्मूला वाली थी। तो ये क्वेश्चन में भी यही है। मैं क्वेश्चन पहले आपको रीड करके बताता हूं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ। कह रहा है टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर आर दिस, देयर इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, लेट इट इज ए बी सी डी। इसके अपोजिट वर्टिसेस दिए हुए हैं, अपोजिट वर्टिसेस, मानो एक ए दिया है तो ए मेरा -1 2 और मेरा सी दिया है 3 2, और दूसरा आपके रेस्ट ऑफ द 2 वर्टिसेस यू हैव टू फाइंड, यानी बी और डी के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, ये फाइंड करने। तो भाई इसमें लगता है प्योरली डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार आपसे करेंगे ए सी फाइंड करेंगे, फिर बीटा को आपको लेट करना पड़ेगा, बी कोऑर्डिनेट्स के लेट करने पड़ेंगे अल्फा बीटा, फिर यहाँ पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको एक बार पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी है, 2 इक्वेशंस बनेंगी, उनको आपस में सॉल्व करना है, फिर जाके आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, कई बच्चे इसको 10 मिनट लगा देते हैं। अब वो डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप करो उसको। कैसे करोगे? कर भी लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीख रखा है, बट क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आने हैं तो भैया ग्राफ पेपर तो हमारे पास होगा। अब इसमें देखो ना कंपास की जरूरत पड़ेगी, ना कि सिर्फ स्केल चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, कंपास भी नहीं चाहिए। अब देखो इसको मैं ग्राफ पेपर पे कैसे विद इन सेकेंड्स निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दो। तो यहाँ पर आप कहीं पर ओरिजिन कंसीडर कर लो, सर ये ओरिजिन आ गया, तो दिस इज योर वाई एक्सिस। ये बनाने की जरूरत नहीं होती, ग्राफ पे लाइनों को इमेजिन कर सकते हो कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, सिर्फ आपको ओरिजिन मार्क कर देना होता है। तो मैंने ओरिजिन मार्क कर दिया। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है मेरा -1 2, तो सर -1 इधर 2, तो भाई ये वाला आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट, लेट इट बी ए। दूसरा पॉइंट आपका 3 2, 1 2 3 और 1 2, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये उस कोऑर्डिनेटर का क्या बनेगा, डायगोनल। साइड तो नहीं ना बनने वाली, क्योंकि अपोजिट वर्टिसेस है ना, एक ए है तो दूसरा मैंने सी बोला, तो ये डायगोनल हो गया। अगर ये डायगोनल हो गया तो जो उस कोऑर्डिनेटर के, उस स्क्वायर के रेस्ट ऑफ द 2 वर्टिसेस हैं वो कहाँ होंगे, एसी के एक तरफ तो हो नहीं सकते, एक दूसरी तरफ होगा और एक दूसरी तरफ होगा, अपोजिट साइड्स होंगे। तो यहां पर अब आपको बी और डी जो प्लॉट करना है वो इस तरह से करना है कि ए वाला डायग्राम पूरा स्क्वायर दिखना चाहिए, आपको इस तरह से प्लॉटिंग करनी है। अब आप मेरे को ये बताओ, स्क्वायर की एक खास बात है, उसके डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। स्क्वायर की क्या खास बात है, उसके डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होती है। अब इस डायगोनल ने कितनी डायमेंशंस कवर की हैं, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट 2, ये 1 यूनिट 3, ये 1 यूनिट 4। तो यानी जो दूसरा डायगोनल है वो भी इतनी डायमेंशंस कवर करेगा 4 यूनिट, और वो बाइसेक्ट भी होगा, 2 यूनिट ऊपर 2 यूनिट नीचे। तो भाई अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ इसका मिड पॉइंट लेता हूँ तो 2 यूनिट मेरे ऐसे कवर हो रहे हैं और 2 यूनिट मेरे ऐसे कवर हो रहे हैं, तो हो गया ना ये डायगोनल का लेंथ। इसको आप क्रॉस में भी बना सकते हो, लेकिन क्रॉस में बनाओगे तो साइड्स को भी तो इक्वल करना है ना, क्रॉस में बनाओगे फिर साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे फिलहाल बनाया आपको समझाने के लिए। देखो अब मैं यहां पर ऐसे सबको ज्वाइन कर रहा हूं, सभी वर्टिसेस को। बताइए क्या ये आपको स्क्वायर नजर आ रहा है? बिल्कुल स्क्वायर नजर आ रहा है। पहली बात डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। रोम्बस आपको अगर लग रहा है तो ये रोम्बस नहीं है, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होता। डायगोनल्स का लेंथ यहां मैंने इक्वल रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये डायगोनल इक्वल रखे हैं, इसलिए ये स्क्वायर ही है, और सारी साइड्स इक्वल भी हैं। देख सकते हो ये इस बॉक्स में देखो ये वाला लेंथ कवर कर रहा है, और ये इस बॉक्स में ये वाला लेंथ कवर कर रहा है। तो जितना इसने लेंथ कवर किया ये भी तो इस बॉक्स में एक बॉक्स और ये दूसरे बॉक्स का डायगोनल कवर कर रहा है। इसमें जितना इसने लेंथ कवर किया यहाँ भी इतना लेंथ कवर किया, इसने जितना लेंथ कवर किया इसने भी उतना लेंथ कवर किया। यानी ये कि मैंने ऐसा कोऑर्डिनेटर बनाया जिसकी सारी साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी मैंने इक्वल बना दिए। तो भाई ये तो स्क्वायर ही बना दिया मैंने, बिल्कुल स्क्वायर है ये। तो भाई जो उसने बोला था कि वो कोऑर्डिनेटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो मैंने बना दिया। अब क्या है, अपोजिट वर्टिसेस फाइंड करने थे। तो भैया ग्राफ पेपर आपके पास है, ओरिजिन आपने कोई कंसीडर किया हुआ तो काउंट करो ना, कोऑर्डिनेट्स का लेंथ हाइट कितना जा रहा है। देखो इधर ये पॉइंट मानो मैं बी ले लेता हूँ, ये पॉइंट मैं डी ले लेता हूँ, क्या मेरे को ग्राफ पेपर पे बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते। अरे यार ये कितना यूनिट है सर जी, ये तो 1 यूनिट है।
सर ये तो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, तो सर जी यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और जो दूसरा वाला डी है इसके क्या होंगे सर, ये 1 यूनिट, ये तो 1 ही होगा सर। और इसका दूसरा ऊपर कितना गए हैं सर, 1 2 3 4, सर 4 यूनिट। दैट्स ऑल। तो ना मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ना मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, मैंने ग्राफ पेपर पे सारी सेटिंग कर दी। तो आप भी कोशिश करो इन क्वेश्चंस को ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस करने की। और भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इन क्वेश्चंस को तो ग्राफ पेपर पे ही करो। ऑप्शनल के ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इनको ग्राफ पेपर पे ही बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपको आंसर ही याद हो जाए। ठीक है, बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही है यार, उससे तो हम कर ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले के से कैसे करना ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना, मैं आपको करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड के अंडर आता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और इसने जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं देखें कि वो क्या है। जो इसने क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है। इसने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में कुछ डिस्कशन कर रखी है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले की तरफ भी जा सकता है। एज यू नो दे यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका डिलीट हो गया इस सेशन के लिए, तो हो सकता है क्वेश्चन में चेंज करके क्वेश्चन ये रखे, आगे जो कैलकुलेट करना है उसमें चेंज कर दे, एरिया नहीं तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दे, या कोई रेशियो फाइंड करने के लिए बोल दे। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, पहले रीड कर लेते हैं। द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्ण नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। भाई आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया गया है गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। भाई गुलमोहर के जो ट्रीज हैं बाउंड्री के चारों तरफ लगे हुए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर। देयर इज अ ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में आपको अभी दिखाता हूं कि डायग्राम कैसे है। प्लॉट के अंदर एक ट्राइंगल बना दी गई है जिसपे घास लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको सीड्स वहां पर लगाने हैं उस रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, वो जो ग्रासी लॉन है उसको छोड़कर बाकी एरिया में सीड्स आपको लगाने, फ्लावर सीड्स लगाने। अब फर्स्ट इसका क्वेश्चन है टेकिंग ए एज ओरिजिन। अब मैं आपको डायग्राम में ले जाता हूं, देखो ये है आपके पास। सबसे पहले आप गुलमोहर के जो ट्रीज लगा रखे हैं बाउंड्री पे उनको अंडरस्टैंड करें कि हॉरिजेंटली 16 ट्रीज है, हॉरिजेंटली 16 ट्रीज हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो देख ली यहां पर मैं नंबरिंग देखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे आप सो ऑन करके मैंने यहाँ पे 16 लिया। ये 16 ट्रीज है यहाँ पर हॉरिजेंटली, ठीक है, और वर्टिकली 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चारों तरफ लगे होंगे, ठीक है, चारों तरफ लगे हुए हैं ये बाउंड्री जितनी भी है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। दूसरा ट्राइंगुलर प्लॉट था, ट्राइंगुलर लॉन था बीच में, ये मैंने देखो ग्रासी लॉन बना रखा है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ट्राइंगल के P Q R, तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका यही है कि इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करो, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करो। वो क्या है कंडीशन कि ए को आपने ओरिजिन समझना है, यानी ए आपका ओरिजिन हो गया। अगर आपका ए ओरिजिन हो गया तो ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको आप AD बोल सकते हो, ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, AD आपकी क्या बन जाएगी, एक्स एक्सिस बन जाएगी, एक्स एक्सिस। और आपने ए ओरिजिन लिया है तो आपकी जो AB होगी, AB ये क्या बन जाएगी, आपकी वाई एक्सिस बन जाएगी, राइट। तो भाई क्या आप P Q R के कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड कर सकते? अरे भाई बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे को बताओ ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट, ये ऊपर कितना गए हैं आप, 2 यूनिट, तो Q के कोऑर्डिनेट्स तो आपने निकाल ही दिए सर, 3,2। इस तरह से P को देखो आप, ऐसे हॉरिजॉन्टली कितना है, 4 यूनिट, ऊपर कितना गए हो, 6 के सामने हो आप, देखो 6 के सामने हो आप, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ गया 4, और यहां से 6 के सामने हो तो ऊपर आप गए हैं 6 यूनिट, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। ये A एज ए ओरिजिन है तब मैं निकाल रहा हूं। R के कोऑर्डिनेट्स सर यहां पर आप 6 यूनिट चले हैं, और ऊपर कितना गए हैं सर, ये ऊपर कितना गए हैं सर, 5 यूनिट, दैट्स ऑल। तो जब आपका A ओरिजिन है उस वक्त P Q R के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब उसका दूसरा क्वेश्चन ये है, इन कोऑर्डिनेट्स को वापस फाइंड करो, इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को वापस फाइंड करो, लेकिन C एज ए ओरिजिन लेना है। जब आपने C एज ए ओरिजिन लिया है तो ये भाई साहब आपकी बन जाएगी एक्स एक्सिस, और ये बन जाएगी आपकी वाई एक्सिस। तो ऐसे ही डायमेंशंस ही काउंट करनी है, P Q R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। अब C एज ए ओरिजिन है ना, C एज ए ओरिजिन है, तो मेरे पास जो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ऐसे आएंगे,
16 माइनस 4, 8 माइनस 6। तो आप सोच रहे हैं सर ये कैसे लिख लिया? मेरे बच्चे ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है टोटल? 16 है ना। तो पहले जब ए को ओरिजिन बोला था तो 4 यूनिट आपने लिखा यहाँ पर, पी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4 है। तो जब आप दूसरी तरफ से काउंट करोगे तो उसका कितना आएगा? 16 में से 4 ही माइनस करना है ना। ध्यान से समझो, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 16। और पहले आपने इसको कितना बोला है? ये कितना है? 4 यूनिट। तो आपको तो अब ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, क्योंकि सी एज ए ओरिजिन हो गया। तो 16 में से 4 यूनिट माइनस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा, तो इसलिए 16 माइनस 4। सेम कहानी 8 माइनस 6 के वर्टिकल डिस्टेंस कितना है टोटल? 8 यूनिट। तो पहले आप कितना लिख रहे हैं इसको? 6, यानी ऊपर कितना गए हैं? 6, तो ऊपर कितना बचा टॉप पे? 2 यूनिट। तो 68 में से 6 आएगा 2। तो पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 12 एंड 2। सबको ऐसे जल्दी से लिख दो, कुछ नहीं करना। अब देखो क्यू के लिखने वाला हूँ। 16 में से माइनस करूंगा क्यू का पहला, और 8 में से माइनस करूंगा क्यू का दूसरा। करो माइनस। 16 में से 3 सर 13, 8 में से 2 6। अब मैं आर के लिख रहा हूँ। आर के पहले कितना था? 6 5। अब आपको ऐसे लिखना है 16 माइनस 6 और 8 माइनस 5। 16 में से 6 10, 8 में से 5 3। दैट्स ऑल। आगे पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स आधा समझ। तो ऐसे हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल ली। अब कह रहा है यार इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को लेकर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, यानी 2 बार आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। पी क्यू आर सी एज ए ओरिजिन लेते हुए, फिर वापस इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ए एज ए ओरिजिन लेते हो। पहले ए ले लो फिर सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब मैं ए को एज ए ओरिजिन लेते हुए इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ पी क्यू आर का। तो क्या फॉर्मूला था? 1/2 और एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो वैसे तो डिलीट हो गया, बट फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखो 1/2 मैंने लिखा इसका 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 माइनस 5। ठीक है। फिर आपको लिखना है 3, यहाँ पर आ गया 5 माइनस 6। फिर आपको लिखना है 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरी बार फिर से इस ट्राइंगल का ही एरिया निकालना है, फिर से इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स कौन से लेने हैं? जो सी एज ए ओरिजिन जब लिया था उस टाइम पे जो कोऑर्डिनेट्स आए थे, तो वो आपको लेना है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा पहले आपका 12, ठीक है, ये 12 आ गया। क्यू आर के माइनस करने, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 3। फिर आपको लिखना है 12 के बाद 13, फिर माइनस करना आपको 3 और 2 को, और फिर आपने लिखना है लास्ट 10, और माइनस करना आपको 2 को और 6 को। दैट्स ऑल। तो भाई ये जो एरिया निकलेगा और ये जो एरिया निकलेगा इनको आप कैलकुलेट करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया? अरे हमने ये ऑब्जर्व किया इस ट्राइंगल का एरिया सेम आएगा। ट्राइंगल तो वही है भाई, कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो जाए, इधर से देखो उधर से देखो, ओरिजिन कहीं पर भी ले जाओ, ट्राइंगल का तो एरिया उतना ही रहेगा। लॉन का लॉन थोड़े ना बड़ा या छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया हमारा सेम आएगा, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो ये आप प्रैक्टिस करें। यहां पर उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, आपको यह भी पूछ सकता है कि यार इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ के लिए आपको पूछ सकता है। ठीक है, और बाद में ये भी बोल सकता है कौन सी ट्राइंगल है, स्केलर आइसोसेलेस है, तो वो सब आप बता सकते हो। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये एकदम ध्यान रखें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ABC ट्राइंगल। ठीक है भाई, ट्राइंगल बना दो। ट्राइंगल, चलो ये ट्राइंगल बना दो। वर्टिसेस लिख लो जल्दी से। 4 6 1 5 7 2। ठीक है, ABC आ गया आपकी ट्राइंगल। अ लाइन इज ड्रॉन इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D। AB को D पे इसको ऐसे कर रही, तो दिस इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग AB एट D एंड AC एट E सच दैट। अब देखो रेशो क्या दे रखी है हमें, रेशो बड़ी कमाल की। AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC इक्वल टू 1/4। यानी AD का रेशो AB के साथ दिया हुआ है। ये जो AD है ना, इसका रेशो पूरा AB के साथ दिया हुआ है। तो AD 1/4 है पूरी AB की। तो फिर BD कितनी हुई? तो आपको BD चाहिए। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मेरे बच्चे हमें सिर्फ D और E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। D और E के कोऑर्डिनेट्स, वैसे इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, उसका कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही आपको बता देते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे प्योरली। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको AD
और ए बी का जो रेशो है वो 1/4 है। तो आपको अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाना है डी के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने के लिए, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो आपको डी बी और ए डी इनके बीच का रेशो ढूंढना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन आपका 7.2 एक्सरसाइज में भी था कि हमें कंप्लीट साइड और एक छोटे पार्ट के साथ रेशो दे दिया जाता है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट का रेशो क्या है वो गिवन नहीं होता। तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं, एक तो खुद सोच के या फिर कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूं, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, पहले कर दिया। अब मेरे को ए बी नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दिस ए बी, ठीक है, हमें ए बी नहीं चाहिए, तो हमें ए बी को हटाना है। कैसे हटाएं? अरे यार ए बी ए डी और डी बी का सम है ना, तो इस ए बी की जगह लिखो आप ए डी प्लस डी बी, ऐसे तो लिख सकते हो, ए बी को ऐसे लिख लिया। अब इस ए डी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 4 ए डी में से एक ए डी माइनस करोगे तो इट इज़ इक्वल टू डी बी चल रहा है, और यहाँ पर आ गया 3 ए डी और यहाँ पर बन गया आपका डी बी। तो आपको रेशो चाहिए ए डी और डी बी में, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए डी बाई डी बी, ठीक है, ये ए डी और ये डी बी, तो इस ए डी के नीचे मैं डी बी ले गया, यहाँ 1 बचा और ये वाला 3 उठा के इधर ले गया। तो भाई ए डी और डी बी में रेशो कितनी बनी? 1:3। तो ये रेशो चाहिए, ये करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 to 5 सेकेंड्स। इतने टाइम में आप रेशो बना लोगे, फिर आपको डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो मेरे बच्चे मैं इस ए और बी इस साइड को बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ पर डी है, रेशो 1:3 है, ठीक है, उस ट्राइंगल से बाहर ले आया मैं इसको। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, डी के देखो अब कैसे सेक्शन फॉर्मूले से निकलेंगे। ए के हैं मेरे 4 6 और बी के हैं मेरे 1 5। तो मेरे बच्चे क्या आप सेक्शन फार्मूला से डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताइए कैसे निकालते हैं सेक्शन फार्मूला? अरे भाई इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, ये पूरा टेक्निक मैंने सिखा रखा है 7.2 एक्सरसाइज से पहले वाला जो लेक्चर है ना सेक्शन फार्मूले वाला, उस पर देखना, ठीक है। 7.2 में पूरा हमने कर रखा है ये। तो 1 × 1 1, 3 × 4 12, नीचे रेशो का सब 4 आ जाएगा। फिर 1 × 5 5, 3 × 6 18, नीचे रेशो का सम आ जाएगा। करो इसको सिंप्लीफाई, सर ये हो गया 13/4। फिर आ गया आपके पास 23/4। तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ठीक है। तो भाई डी के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए, ऐसे आपको ई के निकालने। अब मेरे को बताओ क्या आप ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो यार। ये जो रेशो 1:3 आई थी ना, यहाँ भी रेशो 1:3 ही होगी। तो आपने क्या करना है, ए सी को बाहर ले आना है, ए सी को बाहर ले आना है। ए मेरा 4 6 है और सी आप देख लो कितना है, सी देखो कितना है, सी है 7 2। रेशो सेम है 1:3, उतना ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब बताओ ई के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे सेक्शन फॉर्मूला से? सर 1 × 7 7 2 है ना, हाँ 7 2 है, इट इज 7 2। 1 × 7 इज 7, देन 3 × 4 सर जी 12, नीचे रेशो का सम 4। उसके बाद 1 × 2 सर 2, 3 × 6 सर 18, नीचे रेशो का सम 4। कितना है सी के कोऑर्डिनेट्स? सर 19/4 और दूसरा आपके पास आ गया 20/4 जो कि 5 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे किसी ट्राइंगल में उसके सभी वर्टिसेस आपको पता है, आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने डी ई के भी निकाल दिए, डी और ई के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, तो क्या आप ए डी का एरिया भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर उन दोनों एरियाज की रेशो देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा दोनों एरियाज को कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, दैट यू कैन डू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेंट्राइड फार्मूला जो मैंने करवाया था उसी से रिलेटेड है। यहाँ बेसिकली हमें सेंट्राइड की जो प्रॉपर्टी 2:1 है उसी से रिलेटेड ये थोड़ी सी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो हम एक एक पार्ट को आराम से अंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान से सुनो। हमारे पास ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ, इट इज़ ए बी सी, ध्यान से समझना। कह रहे द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, ए से आप एक मीडियन बनाओ जो यहाँ पर बी सी पे डी पे मीट कर रहा है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। बताओ क्या आप डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते? अरे भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। ये जो बी और सी 2 पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके बी सी आ रही है, उसका मिड पॉइंट है डी। तो भैया डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो ना, बी और सी के पॉइंट्स का एवरेज लेना है। तो वो मैंने सिखा रखा है। तो 6 1 7 7/2 आएगा और दूसरा 5 और 9/2 आ जाएगा।
अब आप सोच रहे हैं सर ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल भी दिए, हमें पता भी नहीं चला। अरे भाई इसके लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला जो लेक्चर है यानी 7.2 एक्सरसाइज से पहले वाला जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 7.2 एक्सरसाइज में बहुत से मिड पॉइंट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं जो जो उसमें आए हैं। आगे डी के कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन एडी। एडी के ऊपर उसने एक पॉइंट रख दिया पी, किस तरह से रखा, रेशो 2:1 बना रहा है, ये 2:1। तो अगर मैं इसको ऐसे बाहर निकालता हूँ, ये एडी है, यहाँ पर है पी, ये है 2:1। और ए मेरे को पता था सर वो है 4:2, और डी मेरे को पता है सर 7/2 और 9/2। कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी? ऑफ कोर्स यार, अभी तो सेक्शन फॉर्मूला लगाया भाई, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो ऐसा आपको 3 बार करना है। कैसे 3 बार करना है, फिर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर ऑन द रिमेनिंग मीडियंस। यानी बी से एक मीडियन उसने और बना दिया ये, और यहाँ पर भी कोई पॉइंट रख दिया उसने जिसका नाम उसने ई रख दिया, फिर यहाँ से एक मीडियन बना दिया, फिर इसके ऊपर कोई पॉइंट रख दिया उसका नाम क्यू रख दिया, आर रख दिया। तो कह रहा है उनके भी कोऑर्डिनेट्स निकालो, रेशो सेम है 2:1 2:1। तो ऐसा आपको 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो जैसा आप एडी के लिए करोगे, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, ऐसा ही बीई के लिए करना। तो वहां पर जो पॉइंट उसने क्यू रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर आप सी एफ के लिए करना, तो पहले एफ तो निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो सी एफ के ऊपर उसने पॉइंट रख दिया आर, तो आर के कोऑर्डिनेट्स आपके सेक्शन फॉर्मूले से निकलेंगे, रेशो 2:1 है। हम नोटिस उसमें यह करेंगे कि हमेशा तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम आ रहे हैं। पी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उसके बाद आपके जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर जो आर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपके सेम निकलेंगे, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया। तो उसके बाद हमारे पास सेंट्राइड, यानी जो पॉइंट तीनों का जो सेम आ रहा है उस पॉइंट को हम सेंट्राइड बोलते हैं, और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से पहले वाला लेक्चर जिसमें सेंट्राइड फॉर्मूला था, नहीं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद बनाया था मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद वाला लेक्चर है वो, ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर। तो सेंट्राइड फॉर्मूले वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देखना, वही चीज यहां पर हमको बताई जा रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नाउ द पार्ट नंबर 5, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये तो मैंने बता दिया कि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स सेम आएंगे, और उस पॉइंट को हम सेंट्राइड बोलते हैं जहां तीनों मीडियंस मीट कर रहे हैं। नाउ द नंबर 5, ए बी सी। अब ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं इन जनरल कर रहा है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड। तो इससे पहले हमें सेंट्राइड पता होना चाहिए, वो तो हमें पता है। और ये वाला क्वेश्चन सेम प्रीवियस लेक्चर वाला ही है जिसमें सेंट्राइड फॉर्मूले का प्रूफ है, ये वही चीज हमें बता रहा है कि सेंट्राइड फॉर्मूला क्या होगा वो बताओ। तो भैया ये 7 इस लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर है उसको देख लो, उसमें ये पार्ट, यही पार्ट किया हुआ है जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ सेंट्राइड फॉर्मूला। आधा समझ। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ये हो चुका है हमारा, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसमें भी मैंने ग्राफ बनाया। क्यों बनाया ग्राफ? क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके पास है अगर आप ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। देखो ध्यान से, ABCD आपका एक रेक्टेंगल है जिसके आपको वर्टिसेस गिवन है, DPQRS ये मिड पॉइंट है तीनों साइड्स के। तो बताइए वो कोऑर्डिनेटर क्या बनेगा। पहले मैं आपको रफली समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसका नाम है ABCD। इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस गिवन है, उसके बाद यहाँ पर इनके मिड पॉइंट्स हैं सबके, सभी साइड्स के, PQRS। कह रहे हैं इनको ज्वाइन करके ये जो कोऑर्डिनेटर आएगा ये कौन सा है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो कुछ नहीं करना, पहले आपको सभी मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, Q के निकालने पड़ेंगे, R के निकालने पड़ेंगे, आपको S के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, सबके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। फिर आपको 6 डिस्टेंसेस निकालने हैं। कैसे? एक PQ साइड, फिर RQ, फिर RS, फिर SP, सारी साइड्स की लेंथ निकालनी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर इसके डायगोनल्स की लेंथ भी निकालनी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन सा कोऑर्डिनेटर है ये। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको बोला ग्राफ पेपर पे चले जाओ। कहाँ चले जाओ? ग्राफ पेपर पे चले जाओ। इन पॉइंट्स को प्लॉट करो, मिड पॉइंट आपको यहाँ पर ग्राफ पे दिख जाएंगे, उनको आपस में ज्वाइन करो, एक आपको शेप नजर आएगी। ग्राफ से आपको ये पता चल जाएगा कि वो शेप किस कोऑर्डिनेटर की है। तो ये पूछ रहा है क्या वो स्क्वायर होगा, क्या वो रेक्टेंगल होगा, क्या वो रोम्बस होगा। जस्टिफाई और आंसर है। जस्टिफाई क्या करना, MCQ बेस्ड हमें पेपर आने वाला है, हमें तो मेरा आंसर ही चाहिए। देखो
सबसे पहले हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे। इसमें हमारा 4 यूनिट जा रहा है पॉजिटिव साइड। चलिए यहाँ पर हम कहीं पर ओरिजिन ले लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ग्राफ पेपर पे ये लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। आपने जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं, बस ओरिजिन को कहीं पर कंसीडर करना होता है। तो ये हमारा ओरिजिन आ गया, राइट। अब बताइए पहला पॉइंट ए क्या है, -1 -1 -1 -1। ये मेरे बच्चे ए पॉइंट मेरा आ गया, -1 -1। दूसरा पॉइंट मेरा -1 4, यहाँ -1 4 ऊपर, 1 2 3 4। ये बच्चे मेरा बी पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद आ गया सी 5 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 4, 1 2 3 4। ये मेरा आ गया सी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपका डी पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड डी -1। ऑफ कोर्स यही होगा, रेक्टेंगल बनाना आपको ये। तो दिस इज डी पॉइंट। करो हाँ ज्वाइन, इनको करो ज्वाइन। कर दिए ज्वाइन। ग्राफ पेपर पे देखो इतना काम करने में आपको कितना टाइम लगेगा। अरे यार 6-7 सेकंड्स लग जाएंगे, 6-7 सेकंड्स लग जाएंगे। तो दैट यू कैन डू। अब मेरे बच्चे इनके मिड पॉइंट्स आपको ग्राफ पे दिख रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ग्राफ पे दिख रहे हैं। अब मेरे को बताओ ना, ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है ना, और पीछे कितना गए हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 यूनिट। तो टोटल यूनिट हो गए 6। तो इसका मिड पॉइंट आपका 3 यूनिट पे बिठाओ। सर 1 2 3, ये मिड पॉइंट बैठा, ये मिड पॉइंट बैठा। तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट आ गया ए डी का। फिर उसके बाद यहाँ पर है 1 2 3 4 5 यूनिट। तो 2.5 यूनिट आप देख लो कहाँ रहेंगे। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ पर आपका 2.5 यूनिट। तो ये दूसरा मिड पॉइंट आ गया। तो इसकी नेमिंग मैं कर लेता हूँ। ए बी का जो मिड पॉइंट है उसका नाम है पी। तो बच्चे यहाँ पर है वो, दिस इज़ पी। फिर जो आपका बी सी का मिड पॉइंट है उसका नाम है क्यू। तो मेरे पास है बी सी यहाँ पर है ये मिड पॉइंट, इसका नाम है क्यू। उसके बाद जो आर है वो किसका मिड पॉइंट है, सी डी का। तो ये आर है। और ए डी का जो मिड पॉइंट है वो ऐसे है। तो भैया आप पी से जाओ क्यू। ग्राफ पेपर पे जब आप इसको बना रहे हैं ना स्केल के साथ, एकदम सिमेट्री में आपको डायग्राम दिखेगी कैसे कैसे पॉइंट्स जा रहे हैं। और यहाँ से इन वर्टिसेस से होते हुए आप ऐसे आ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं। तो आपने सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो आपको कोऑर्डिनेटर मिल रहा है, पहले आप उसकी साइड्स देखो, इनकी लेंथ देखो। ये सर ऐसे कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है। क्या आप ग्राफ पे देख पा रहे हैं, इनकी लेंथ सेम आ रही है। देखो ये इतना एक कवर कर रहा है हाफ, ये पूरा डायगोनल कवर कर रहा है एक बॉक्स का, ये पूरा डायगोनल कवर कर रहा है एक बॉक्स का, ये पूरा डायगोनल कवर कर रहा है एक छोटे बॉक्स का, एक पूरा डायगोनल कवर कर रहा है एक छोटे बॉक्स का, ये हाफ डायगोनल कवर कर रहा है एक बॉक्स का। आता है समझ। ऐसे ही आप इस पूरे कोऑर्डिनेटर की साइड्स देखो, दे आर इक्वल। इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेटर बना है मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अब आपने कैसे देखना है ये स्क्वायर है या रोम्बस है। डायगोनल का लेंथ नोटिस करो, डायगोनल का लेंथ नोटिस करो, डायगोनल का लेंथ नोटिस करो। अगर डायगोनल्स इक्वल आए तो स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो रोम्बस होगा। तो मैंने यहां देखा ये 1 डायमेंशन, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो कितनी डायमेंशन हुई सर, 1 2 3 4 5 डायमेंशन से एक डायगोनल कवर कर रहा है। दूसरा वाला 1 2 3 4 5 6, दूसरा वाला 6 डायमेंशंस कवर कर रहा है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो भाई ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, वो कौन सा कोऑर्डिनेटर होता है, रोम्बस। तो मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, नहीं लगाया ना। तो बिना मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए मैं यहां पर ये कंफर्म कर पा रहा हूं ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है। तो मेरे बच्चे आपको भी ग्राफ पे आना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एमसीक्यू का आंसर विद इन सेकेंड्स दें। आता समझ। तो ये थे बच्चे ऑप्शनल एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपका काम है ग्राफ पेपर पे इनकी प्रैक्टिस करना, जिनके लिए मैंने बताया, और बाकी क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस करना प्रॉपर फॉर्मूले से। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।